bird on a tree. I'm just sitting here. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर एक बार स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि चैप्टर नंबर 6 आपका चल रहा है, आज चैप्टर नंबर 6 वैद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम में। पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं व्हीटस्टोन सेतु। आज हम बात करेंगे व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित या व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण की, जिसे हम कहते हैं मीटर सेतु। अच्छा, बात कर रहे हैं आज मीटर सेतु की। मीटर सेतु, मीटर सेतु की बात करेंगे तो इसका सिद्धांत वही रहेगा जो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत था। तो मीटर सेतु की बात करें तो हम लिख सकते हैं मीटर सेतु के लिए, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लिख लें। मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है तथा इसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि मीटर सेतु की संरचना किस प्रकार होती है। तो संरचना की बात करेंगे तो मीटर सेतु में, अब इसकी हम संरचना की बात करते हैं। संरचना, मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा कांस्टेंटन अथवा मैग्नीन धातु का तार होता है, जिसे लकड़ी के तख्ते पर मीटर पैमाने के साथ कस देते हैं। अब ये 1 मीटर लंबा तार हो गया, तो इसकी लंबाई को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं 100 सेंटीमीटर। इसके दोनों सिरों पर एल आकार की 2 तांबे की पत्तियां लगी होती हैं। एल आकार की 2 तांबे की पत्तियां, ये एल आकार की तांबे की 2 पत्तियां हो गई। ठीक है, चलिए इन पत्तियों के सिरों पर कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती लगा देते हैं, जिसमें 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। ये आपका ए सिरा हो गया, ये सी सिरा हो गया, यहाँ पर 3 संयोजक पेंच हैं। तो ये बीच में इस संयोजक पेंच को हम डी नाम दे देते हैं। इस संयोजक तीसरे या मध्य संयोजक पेंच डी का संबंध एक शंट युक्त धारामापी से कर देते हैं। शंट युक्त धारामापी से कर देते हैं, और फिर यहाँ पर लगी होती है इस तार में धारामापी का संबंध होता है विसर्पी कुंजी से, सर्पी कुंजी से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी रही कुंजी। अच्छा, सर्पी कुंजी है, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद में ए सिरे को हम क्या करते हैं, ए सिरे से एक सैल, ए सिरे को सैल के धन सिरे से जोड़ देते हैं, धन ध्रुव से जोड़ देते हैं। इसके बाद में आपका लगा देते हैं यहाँ पर एक धारा नियंत्रक, और धारा नियंत्रक का संबंध कर देते हैं कुंजी के द्वारा। यहाँ पर एक कुंजी के लगा देते हैं, जिसका संबंध होता है तार एसी के सी सिरे से। तो ये आपका हो गया, ये आपकी सैल हो गई, ये हो गया धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, ये आपकी सैल है। ठीक है, ये प्लस सिरा हो गया, ये माइनस सिरा हो गया। अब यहाँ पर ये जो हमारा
इस बिंदु को हम मान लेते हैं B। चलिए, अब हमें जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है उस प्रतिरोध को हम DC के बीच, बिंदुओं DC के बीच जो रिक्त स्थान बचा होता है उस रिक्त स्थान में हम जोड़ देते हैं अज्ञात प्रतिरोध। ये आपका क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छा टॉपिक है आपका अज्ञात प्रतिरोध। और जो बिंदु A और D के बीच जो रिक्त स्थान बचता है, इस रिक्त स्थान में संयोजक पेंचों द्वारा हम लगा देते हैं एक प्रतिरोध बॉक्स जिसमें सभी ज्ञात प्रतिरोध होते हैं। ये आपका प्रतिरोध बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स। ये आपका प्रतिरोध बॉक्स हो गया। अब हम यहाँ पर किस प्रकार अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात कर सकते हैं, इसको हमें देखना है। अच्छा, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में से, ये तो आपकी संरचना हो गई टोटल, इस प्रकार हम संरचना बनाएंगे। ठीक है, इसको उपकरण को इस प्रकार हम बना लेते हैं। सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से कोई ज्ञात प्रतिरोध R निकाल लेते हैं। इसके पश्चात धारा मापी, शंट युक्त धारा मापी, ये आपकी क्या है? शंट युक्त धारा मापी, शंट युक्त धारा मापी। ठीक है, धारा मापी को की सर्पी कुंजी को, धारा मापी की सर्पी कुंजी को तार AC पर या के कई बिंदुओं पर स्पर्श कराते हैं। स्पर्श कराने से क्या होता है, आपका जो धारा मापी है इसमें विक्षेप होने लगता है, विभिन्न दिशाओं में विक्षेप उत्पन्न होता है। इसके पश्चात हम धारा मापी को एक ऐसे तार AC के बीच किसी ऐसे बिंदु पर स्पर्श कराते हैं जहां पर धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाए। शून्य विक्षेप की स्थिति में जो बिंदु B और D पर विभव होंगे वो समान होंगे। अब हम बात कर लेते हैं शून्य विक्षेप स्थिति की। शून्य विक्षेप स्थिति, शून्य विक्षेप की स्थिति सर्पी कुंजी द्वारा तार AC के किसी बिंदु B पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। इस स्थिति में बिंदु B और D समान विभव पर होंगे। इस स्थिति में धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। शून्य विक्षेप की स्थिति में जब तारा AC आपका दो भागों में बट जाता है, अब तार AC आपका बट गया AB और BC दो भागों में। अगर हम मान लें कि शून्य विक्षेप की स्थिति तार के A सिरे से L दूरी पर प्राप्त होती है, तब इधर की हमारी दूरी कितनी बची? 100 माइनस L। अब ये दूरी बची। यहाँ पर आपका R प्रतिरोध इधर है, S अज्ञात प्रतिरोध इधर है, तो आपके जो तार का AB और BC भाग होंगे ये व्हीटस्टोन सेतु के P और Q प्रतिरोधों के भांति कार्य करेंगे। इस स्थिति में AB व BC भाग P,
क्यू की भांति, ये आपके प्रतिरोध हैं की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार इस भांति व्यवहार करेंगे। अब हमें ये देखना है, जब इन्होंने व्यवहार तो कर ही दिया पी और क्यू की भांति, तो यहाँ पर P और Q का मान निकाल लेते हैं। अच्छा, P और Q का मान निकालना है। यदि हम मान लें कि तार की जो मोटाई है, तार के अनुप्रस्थ काट का जो परिच्छेद क्षेत्रफल है एक समान है, प्रत्येक बिंदु पर एक समान है, और इसकी जो यदि तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए हो, लंबाई ए बी भाग की कितनी है एल, और विशिष्ट प्रतिरोध तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो हो, तब हम कह सकते हैं कि ए बी भाग का प्रतिरोध P बराबर रो एल अपान ए। ठीक है, तब BC भाग का प्रतिरोध, BC भाग का प्रतिरोध, तो BC भाग का प्रतिरोध Q की भांति व्यवहार कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रो तो रहेगा। लंबाई कितनी है 100 माइनस एल अपान, तो ये आपका Q का मान आ गया। अच्छा, संतुलन की अवस्था में क्या होता है आपका, तब P अपान Q बराबर क्या हो जाएगा, तो P अपान Q का मतलब रो एल अपान ए और अपान रो 100 माइनस एल अपान ए, ये ए से ए कट गया, रो से रो कट गया, तो आपका आया है P अपान Q बराबर एल अपान 100 माइनस एल। तो ये रहा आपके P और Q का मान। अब हम संतुलन की अवस्था में, चूंकि संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में P अपान Q बराबर R अपान S होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, R अपान S बराबर P अपान Q। अब इनके मान रख देंगे, तो R का मान कितना है भाई, अरे वो तो R है ही, S अज्ञात प्रतिरोध बराबर, ये क्या हो गया आपका L अपान 100 माइनस एल। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हमें अज्ञात प्रतिरोध S का मान निकालना है, तब अज्ञात प्रतिरोध S बराबर आपका क्या हो जाएगा, R 100 माइनस एल अपॉन एल। तो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान। तो ये हो गया आपका मीटर सेतु संरचना। ठीक है, अच्छा, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे मीटर सेतु में किस प्रकार की हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, अगर हम सावधानियों की बात करें तो यहाँ पर सावधानियां आपकी कितनी आती हैं, ज़रा देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका AC तार है वो 1 मीटर लंबा होता है, तो 1 मीटर लंबा होना चाहिए। अच्छा, AC तार लगा होता है आपका मीटर पैमाने के साथ, मीटर पैमाने के साथ लगा होता है, तो इसलिए जो AC तार है
इसके सिरे शून्यांक पर होना चाहिए, मीटर पैमाने के शून्यांक पर ही होने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर अज्ञात प्रतिरोध को, पहली कंडीशन में अज्ञात प्रतिरोध को हमेशा C और D सिरों के बीच में ही जोड़ते हैं। बाद में हम इनको हटा भी सकते हैं, इनको परिवर्तित भी कर लेते हैं। किस प्रकार परिवर्तित करेंगे? अच्छा, दूसरी बात क्या है कि तार का जो AC तार है आपका, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल, इसकी जो मोटाई है प्रत्येक बिंदु पर एक समान होनी चाहिए। इसकी मोटाई कहीं पर कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि जो ये आपकी सर्पी कुंजी है, इसको तार पर खिसकाना नहीं चाहिए। खिसकाने से क्या होगा, कहीं पर क्षेत्रफल, इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल होगा, तार की मोटाई होगी, कहीं पर कम हो जाएगी, कहीं पर ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद और भी क्या सावधानियां हो सकती हैं? सर्पी कुंजी, जो आपकी सर्पी कुंजी है, जो तार AC पर खिसकाई जाती है। ठीक है। अच्छा, इसकी नोक और जो धारा मापी में संकेतक लगा होता है, जो विक्षेप उत्पन्न इधर उधर करता है, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसकी नोक टेढ़ी नहीं होनी चाहिए और संकेतक टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर नोक टेढ़ी होगी, संकेतक टेढ़ा होगा, तो AB और BC भाग की जो लंबाइयां हैं वो कम ज़्यादा होंगी, इनका सही मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। मतलब टोटल लंबाई अगर आपकी 1 मीटर है, तो अगर इसकी नोक टेढ़ी बेढ़ी होगी, मतलब टेढ़ी होगी, तिरछी होगी, तो इन दोनों भागों की लंबाई, जो टोटल लंबाई है, वो या तो कम प्रदर्शित होगी या ज़्यादा प्रदर्शित होगी। अच्छा, इस त्रुटि को कम करने के लिए या इस त्रुटि को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अज्ञात प्रतिरोध को R के स्थान पर लगा देते हैं और R को उधर लगा देते हैं, S के स्थान पर। इस प्रकार की इस त्रुटि को कम किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये हमने यहाँ पर सर्पी कुंजी को तार के ऊपर खिसकाना नहीं चाहिए, ये शायद बता भी दिया हो। चलिए, इसके बाद में क्या है, इस AC तार में ज़्यादा समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि AC तार में अगर ज़्यादा समय तक विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तार लाल, मतलब गर्म हो जाएगा, इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है। इसके बाद में जो आपका धारा मापी है, प्रारंभ का जब हम संयोजन करते हैं तो धारा मापी के साथ एक शंट युक्त प्रतिरोध लगा देते हैं। जैसे जैसे शून्य विक्षेप की स्थिति हमें प्रारंभ होने वाली होती है, तत्पश्चात हम शंट युक्त जो प्रतिरोध लगा होता है, यहाँ पर शंट लगा होता है, उसको हम हटा देते हैं। चलिए, तो ये हो गई आपकी इस मीटर सेतु से संबंधित सावधानियाँ कि किन बातों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसको साफ कर दें। चलिए, इसके बाद आता है विभव मापी। विभव मापी, अब विभव मापी क्या है उसके बारे में सुन लीजिए। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी शैल के विद्युत वाहक बल अथवा परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को सरलता से मापा जाता है। ये तो हो गई विभव मापी की बात। विभव मापी, ये हो गई विभव मापी की परिभाषा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं विभव मापी की संरचना के बारे में। तो विभव मापी में इसमें एक लंबा तार होता है, लंबा तार AB होता है,
अच्छा, लंबा तार होता है AB, इसकी लंबाई कुछ होगी? हाँ, लंबाई इसकी होती है लगभग 4 मीटर से लेके 12 मीटर के आसपास हम रख सकते हैं। एक लंबा तार AB होता है जिसके A सिरे का संबंध एक संचायक बैटरी से किया जाता है, संचायक बैटरी B1 के धन सिरे से या धन ध्रुव से किया जाता है। अच्छा, उसके पश्चात संचायक बैटरी का जो ऋण सिरा होता है, इसका संबंध एक धारा कुंजी के और धारा नियंत्रक के द्वारा B से कर देते हैं। चालक तार AB का A सिरा संचायक बैटरी के धन ध्रुव से तथा बैटरी का ऋण ध्रुव कुंजी के द्वारा धारा नियंत्रक से जुड़कर B सिरे से जुड़ा होता है। ये आपका क्या हो गया? धारा नियंत्रक। यह आपका धारा नियंत्रक हो गया, इसको हम RH भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में हमें जिस सेल का विद्युत वाहक बल नापना होता है, उस सेल के धन ध्रुव को या धन टर्मिनल को तार के A बिंदु से जोड़ देते हैं तथा ऋण टर्मिनल को एक धारा मापी के द्वारा जॉकी J से जोड़ते हैं। अच्छा, सर्वप्रथम जब चालक तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के A सिरे से B सिरे की ओर जाने पर लगातार विभव में कमी आती है। इसको हम विभव पतन कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा देना चाहें तो यही इसका सिद्धांत भी होता है कि दूरी के सापेक्ष विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। इसे K से लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित करने पर सेल से भी धारा प्रवाहित होती है और बैटरी से, दोनों से धारा प्रवाहित होगी। अब जैसे जैसे A से B की ओर बढ़ेंगे तो विभव में क्या होता है? कमी आती है। पहली कंडीशन में जब हम जॉकी J को तार के बिंदु J1 पर स्पर्श करवाते हैं, इस स्थिति में A J1 के बीच उत्पन्न विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से ऊंचा होता है। इस स्थिति में सेल AJ के बीच उत्पन्न विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। जी हाँ, इस स्थिति में AJ1 के बीच उत्पन्न विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। अच्छा, कम होता है, लेकिन जो बिंदु A पर उत्पन्न विभव होता है उसका मान J1 पर उत्पन्न विभव से अधिक होता है। अच्छा, इस स्थिति में परिपथ में दो धाराएं प्रवाहित होती हैं, तार में दो धाराएं प्रवाहित होंगी। कौन कौन सी? एक तो होगी सेल की धारा जानी चाहिए AEJ1 मार्ग में। अच्छा, उसके बाद में जो बैटरी की धारा जानी चाहिए AEJ1 मार्ग में। और सेल की धारा, चूंकि इधर सेल का धन टर्मिनल है तो सेल की धारा जानी चाहिए AJ1E मार्ग में। अब चूंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है ये किसके कारण होता है? बैटरी के कारण, जिसका मान सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है।
तो इस कंडीशन में शैल की धारा की प्रधानता होगी, शैल की धारा की प्रधानता होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जब ए कामा जे वन, ए व जे वन के बीच उत्पन्न विभवांतर शैल के विद्युत वाहक बल से कम हो तब शैल की धारा की प्रधानता होगी, शैल की धारा की प्रधानता होगी तथा धारा की दिशा, अच्छा धारा की दिशा किधर रहेगी? अब शैल की धारा प्रवाहित होगी, ये बात ध्यान रखना। तो शैल की धारा की दिशा होगी ए जे1 ई मार्ग में, किधर होगी? ए जे1 ई मार्ग में, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन। दूसरी स्थिति में जब शैल की धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर जो आपका धारा मापी लगा है इसकी सुई एक और विक्षेपित हो जाएगी, तो एक और इस तरफ, क्योंकि धारा इधर से जा रही है तो विक्षेप हो जाएगा इधर। अच्छा, एक और विक्षेपित हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, जॉकी जे को तार ए बी के एक दूसरे बिंदु J2 पर स्पर्श करवाते हैं। इस स्थिति में ए जे2 के बीच उत्पन्न विभवांतर शैल के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। अच्छा, अब शैल का विद्युत वाहक बल कमजोर हो गया भाई, शैल के विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। इस स्थिति में संचायक बैटरी जो आपकी होती है इसकी धारा की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस स्थिति में, यानी कि दूसरी स्थिति में, इस स्थिति में संचायक बैटरी की धारा की प्रधानता होती है। कौन सी स्थिति में? जब ए व J2 के बीच उत्पन्न विभवांतर ज़्यादा होता है शैल के विद्युत वाहक बल से, ठीक है। तब धारा की दिशा, अगर धारा की दिशा, चूंकि अब संचायक बैटरी की धारा प्रवाहित होगी तो संचायक बैटरी की तो धारा इधर से ही जाएगी, यानी कि ए ई J2 मार्ग में, तब धारा की दिशा होगी ए ई J2 मार्ग में। अब जब धारा की दिशा इधर से है, अभी इधर से थी तो विक्षेप किधर हुआ? इधर। अब इधर से है तो विक्षेप किधर होगा? इधर। तुरंत धारा मापी की सुई जो होती है दूसरी ओर विक्षेपित हो जाती है। अब इन दोनों स्थितियों से इस बात का स्पष्ट हो जाता है कि इन दोनों बिंदुओं मतलब J1 और J2 के मध्य एक तीसरा ऐसा बिंदु भी होगा जिस पर जॉकी को स्पर्श करवाने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर है? इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक ऐसा बिंदु भी होगा जिस पर जॉकी को स्पर्श करवाने पर धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति। अब शून्य विक्षेप की स्थिति हमने प्राप्त कर ली। शून्य विक्षेप की स्थिति के बाद में
अगर हम मान लें, माना बिंदु J पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। अब बिंदु J पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है शैल का विद्युत वाहक बल। जब J बिंदु पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होगी तो इस स्थिति में A व J के बीच उत्पन्न विभव शैल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मान लें कि A और J के बीच की जो लंबाई है, AJ के बीच की जो दूरी है, अगर L मान लें, A व J के बीच की दूरी बराबर L। यहाँ पर हमने मान लिया कि दूरी L है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर विभव प्रवणता आपको क्या बताई थी हमने, K विभव प्रवणता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम कहें कि 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध, 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध रो है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में 1 सेंटीमीटर तार का प्रतिरोध हमने मान लिया रो है। अब यहाँ पर विभव प्रवणता निकाल ली है, तो एक विभव प्रवणता क्या होगी आपकी, विभव प्रवणता, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब यहाँ पर रो और तार में प्रवाहित धारा बराबर I हो, तब विभव प्रवणता के बराबर हो जाएगा I रो। ये हो गया विभव प्रवणता। ठीक है, प्रवाहित धारा, तो ये आपका हो गया विभव प्रवणता। अब यहाँ पर हम लिखेंगे AJ के बीच उत्पन्न विभव, तब A व J के बीच विभव, तो विभव B बराबर क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता और गुणे लंबाई या दूरी। तो यहाँ पर विभव प्रवणता और गुणे दूरी यानी कि L, सीधा सीधा लिख देते हैं। चलिए, तो विभव प्रवणता यानी कि विभव B बराबर हो जाएगा, विभव प्रवणता है आपकी K, दूरी कितनी है L। ठीक है। अच्छा, हमने आपको बताया शून्य विक्षेप की स्थिति में A और J के बीच जो भी विभव उत्पन्न होगा वो शैल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शून्य विक्षेप की स्थिति में, शून्य विक्षेप की स्थिति में आपका क्या होगा, E बराबर B। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं E बराबर B बराबर KL। तो इस प्रकार हम किसी भी शैल के विद्युत वाहक बल की गणना कर सकते हैं। अच्छे से भाई समझना। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन में J1 पर किसकी धारा, जब हम J1 पर स्पर्श करवाते हैं तब
बैटरी या सेल किसकी धारा की प्रधानता होती है उसको ज्ञात कर लेते हैं। मतलब धारा मापी का विक्षेप ज्ञात करते हैं कि धारा मापी का विक्षेप दो बिंदुओं पर स्पर्श कराने से विपरीत दिशाओं में आ रहा है कि नहीं। जब हमने दो बिंदुओं पर स्पर्श करवाया J1 और J2 पर, तो हमने देखा कि धारा मापी में विक्षेप दोनों ही स्थितियों में पहले की विपरीत दिशाओं में विक्षेप आया। तो उसके बीच में कोई एक ऐसा तीसरा बिंदु होगा जहां पर विक्षेप शून्य होगा, मतलब कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा, उसी को हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहेंगे। शून्य विक्षेप की स्थिति में ए जे के बीच उत्पन्न जो विभव होगा सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो ये रहा हमारा धारा मापी, किस प्रकार धारा मापी द्वारा किसी सेल के विद्युत वाहक बल की गणना की जा सकती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपका ये चैप्टर नंबर 6 क्लियर हो गया है। इसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटिव कुछ आपको न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न अगले वीडियो में लगवाए जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। धन्यवाद।